जय हिंद। चलिए आज हम समझेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे और प्रकाश के कौन कौन से घटनाएं होती हैं सब एक एक करके समझेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। जैसे पे मान लेते हैं ये सन है, क्योंकि जो सूर्य है आपका वो हमारे लिए प्रकाश के स्रोत का काम करता है। ये कोई वस्तु है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो प्रकाश की किरणें यहाँ पे चलेंगी, उसके बाद यहाँ से टकरा के पुनः इसके आंख पे आपके आंख में जाएंगे तो उस वस्तु को हम अच्छे से देख पाएंगे। इसके बहुत सारे गुण भी होते हैं। क्या होते हैं कि प्रकाश जो होता है स्वयं दिखाई नहीं देता, यानी प्रकाश को हम देख नहीं पाते लेकिन प्रकाश की सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। उसके बाद है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश हवा में भी चल सकता है और निर्वात में भी चल सकता है। यह निर्वात से भी चल सकता है। और उसके बाद है सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप टॉर्च कहीं और जलाएंगे, प्रकाशित करेंगे उसको और वो मुड़ के कहां पड़ोसी के घर में चला जाएगा। अगली बात है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जब प्रकाश क्या होगा कि विरल माध्यम में चलेगी तो उसकी चाल मैक्सिमम होगी और जब सघन माध्यम में चलती है तो मिनिमम होती है। अभी आगे इसको समझेंगे हम। उसके बाद है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसकी ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h क्या है? प्लैंक नियतांक है और इसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह रेलवे में कई बार पूछा है। उसके बाद न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। अब अगली बात है जो चाल होती है प्रकाश की वह सबसे अधिक किसमें होती है? हवा या फिर निर्वात में होती है और इसका मान 3.8 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतनी तीव्र गति से प्रकाश क्या करती है? हवा या निर्वात में चलती है। और सबसे कम की बात करें तो दो में होती है। एक होता है हीरा, जो हीरा होता है उसमें प्रकाश की चाल होता है 1.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक तौर से अगर कोई पूछेगा तो प्रकृति में जो पदार्थ है किसमें? हीरे में सबसे प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। और जो आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है यह आपका कृत्रिम है, इसको आर्टिफिशियल करके बनाया गया है। तो इसमें जो प्रकाश की चाल होती है कितना होती है? 1.03 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी रेलवे में कई बार पूछा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है या प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से जो सही रहेगा वही टिक कराना होगा। अब जो प्रकाश होती है इसमें बहुत सारे घटनाएं होती हैं, जैसे विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। तो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए जब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है तो उस समय हम प्रकाश को किरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? किरण के नाम से। प्रकाश को किरण हम तब कहेंगे जब हमारा प्रकाश कैसा हो? प्रकाश में कौन सी घटना हो? अपवर्तन और कैसा हो? आपका परावर्तन हो। तो उस समय हम प्रकाश को किरण के नाम से जानेंगे। चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण आएगी किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि जो हमारा आपतन कोण है परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम है। आइए पता करते हैं प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या बदलता है। प्रकाश की घटना में आपका पहला बदलता है आयाम, उसके बाद तीव्रता और ऊर्जा और कला। ये 4 चीजें बदल जाती हैं। और पूछ लिया कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या नहीं बदलता, तो चाल नहीं बदलती, उसकी तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती और उसका रंग और उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ये आपका चाल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना परावर्तन के समय नहीं बदलती, यानी प्रकाश का नहीं बदलता। क्या? चाल। ऑप्शन में चाल रहेगा तो चाल, तरंग दैर्घ्य है तो तरंग दैर्घ्य और सभी है तो सभी, या फिर जैसे भी करके देगा उसको हम कर लेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं हम दर्पण।
चूंकि आपका जो प्रकाश का परावर्तन है वह दर्पण से ही कराना है, तो दर्पण क्या होता है, कांच को काट पीट कर क्या करते हैं हम इसको बनाते हैं। जो दर्पण होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा गोली दर्पण। जो समतल दर्पण होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि इसके एक भाग पे क्या किए रहेंगे, कलई किए रहेंगे और एक तरफ से क्या करेंगे, परावर्तन कराएंगे ऐसे करके। और जो आपका गोली दर्पण होता है वह दो तरीके का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि यह खोखले गोले का बना रहता है और इसके धसे हुए भाग से हम परावर्तन करते हैं। और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है यह भी खोखले गोले का ही होता है, इसको काट पीट कर बनाया जाता है और इसके उभरे हुए भाग से हम क्या करते हैं, परावर्तन करते हैं। इसमें धसे हुए भाग से परावर्तन करेंगे और इसमें उभरे हुए भाग से क्या करेंगे, परावर्तन करेंगे। अब आइए समझते हैं हम समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण में होता क्या है, क्योंकि आपको पता है क्या, अगर हम झुकाव ज्यादा करेंगे तो उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या किसी भी चीज की कम हो जाती है। यानी अगर ये इतना झुका है तो इसको अगर हम सर्कल बनाएंगे तो इसकी त्रिज्या इतनी मिलेगी, और कोई कम झुका है और इसको हम सर्कल बनाएंगे तो इसकी त्रिज्या हमको क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। यानी झुकाव कम तो त्रिज्या कम। इस समतल दर्पण में झुकाव रहता ही नहीं है, ये सीधे सीधे रहता है, तो इसकी जो त्रिज्या होती है अनंत होती है। कितनी, अनंत। तो सीधे कहेगा समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है। और अगर इसकी फोकस की बात करें तो जो फोकस होता है त्रिज्या का आधा होता है, ये भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और उसके बाद बात आती है, अगर इसकी क्षमता पूछी जाए तो क्षमता क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि जो क्षमता होती है यहाँ पे दर्पण में नहीं निकालते, वो लेंस में निकालते हैं। फिर भी यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, अगर वहां पे भी आया कि कोई समतल लेंस है, प्लेट है, उसकी क्षमता 0, वह प्रकाश की किरणों को मोड़े ही नहीं करेगा। और इसके बाद आती है क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए पहले समझ लेते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलिए इधर देखते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहले हम प्रतिबिंब को समझ लेते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है कि अपवर्तन या परावर्तन के बाद कम से कम 2 किरणें जहां पे मिले या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। अब देखते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहां पे मान लेते हैं ये आपका क्या है, समतल दर्पण है कोई, ये आपका समतल दर्पण है और इसके सामने यच ऊंचाई की कोई वस्तु रखी गई है। यहां पे यच ऊंचाई की कोई वस्तु रखी गई है। अब यहां से 2 किरणें चलेंगी। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए। एक जाएगा इसके हेड पॉइंट से, यहां से जाएगा और पुनः इसी मार्ग पे लौट आएगा। क्योंकि प्रकाश की किरण अगर सीधे जाए 90 अंश, किसी भी दर्पण से 90 अंश का कोण बनाती हुई जाए तो उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है परावर्तन के बाद। और एक किरण चलेगी ऐसे करके और परावर्तन होगा, इधर जाएगा। तो यहां पे जो भी कोण बनाएगा I और यहां पे क्या होगा R। एक किरण इसके बॉटम पॉइंट से निचले सिरे से चलेगी यहां से, तो यहां से जाएगी ऐसे, क्योंकि ये भी लंबवत पड़ेगी तो इधर से जाएगी तो इसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। और एक किरण जाएगी ऐसे और यहां पे बनाएगा कोण क्या, I और यहां भी क्या होगा R। इसको I1, इसको R2 मान लेते हैं, इसको सॉरी I1 R1 मान लेते हैं, इसको I2 और R2 मान लेते हैं। अब परावर्तन के बाद ये किरण इधर निकल गई और परावर्तन के बाद ये भी किरण इधर निकल गई। परावर्तन के बाद इधर की किरण इधर चली जाएगी और परावर्तन के बाद इधर की किरण भी इधर ही चली जाएगी, तो दोनों कहीं नहीं मिले। अब क्या करेंगे, इसको हम मिलवाएंगे, जबरन मिलवाएंगे। तो करते क्या है कि ये जो किरण गई है इधर, इसके ठीक इधर आभास कराते हुए इधर ले आते हैं ऐसे करके। और इसके बाद ये जो किरण परावर्तित हुई है इधर, इसको भी आभास कराते हुए इधर ले जाएंगे और दोनों जहां पे मिलेंगी ये क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब इसकी खासियत ये होती है समतल दर्पण की कि जितनी ऊंचाई यहां पे रहती है उतनी ऊंचाई ये भी रहती है। यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। और एक खास बात और होती है कि जितनी दूरी पे रखी जाएगी, मान लेते हैं ये यहां से यक्ष दूरी पे रखी गई है, तो यक्ष दूरी पे ही जाके क्या होगी, बनेगी। तो इसमें क्या क्या खासियत निकली है, देखो। जब प्रतिबिंब आभास करते हुए बने तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी।
यानी आभासी रहेगा। दूसरी बात, जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा और हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है। और क्या होगा, वस्तु के बराबर रहेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और क्या रहेगा, और इसका जो आवर्धन क्षमता होती है हमेशा एक रहेगा। आवर्धन अभी हम आगे अच्छे से समझेंगे, बस इतना जान लेते हैं अभी ये कि प्रतिबिंब की लंबाई बेटे वस्तु की लंबाई को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहां पे प्रतिबिंब की लंबाई भी h और वस्तु की लंबाई भी h, तो यहां से काटेंगे, इसका मान सदैव 1 आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है किस दर्पण का यम सदैव 1 होता है, तो आंसर होगा समतल दर्पण। उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है कि जितनी दूर पे रखी गई है उतनी ही दूर पे ये बन रही है, तो उतनी ही दूर पर बनेगा, उतनी दूर पर बनेगा जितना दर्पण से दूर होगा। और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे साइड। तो इतनी बातें हैं इसमें। आभासी रहेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के हमेशा बराबर रहेगा, इसका आवर्धन का मान 1 होगा, और उतनी दूर बनेगा जितनी दूर दर्पण से कोई वस्तु रखी जाएगी। इसमें एक बात और होती है, इसमें एक बात और होती है, यह जो समतल दर्पण होता है यह पार्श्व परिवर्तन करता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या, इसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, बस उसको पकड़ के रखना है। तो इंग्लिश के लेटर में जो होते हैं WHOUT और MIXY और क्या होता है भी, MIXY और भी, वह आउट मिक्सी भी। अंग्रेजी के इन लेटर्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। समतल दर्पण इन सभी लेटर्स को जैसे उसके सामने रखेंगे वैसे प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 कंडीशन से बन सकती है। क्या, कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पे रखेंगे। दूसरी बात, उसके केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। तीसरी बात, कब, जब उसके वक्रता केंद्र पे हो। चौथी बात, कब, जब उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो। पांचवी बात, की वस्तु को हम कहां रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। और छठी बात क्या है कि इसके ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी है, इसको हम बता देते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, कोई खोखला गोला है। तो जो दर्पण होता है, गोली दर्पण खोखले गोले से ही काटकर बनाया जाता है। अगर ये खोखला गोला है तो इसका एक केंद्र होगा जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले का केंद्र ही इसका अवतल दर्पण का क्या होता है, वक्रता केंद्र होती है। तो यहां से अगर इसको यहां से काट दें तो ये हमारा बन जाएगा एक दर्पण, और अगर इधर कलाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। अब क्या होगा, ये जो अवतल दर्पण है इसका एक मध्य बिंदु होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं, और इस वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, आपका फोकस होता है। बस इतना बहुत है। अब इसमें 2 बात और समझ लीजिए। अगर कोई अवतल दर्पण है या कोई भी दर्पण है, ये जो यमयन है, मान लेते हैं कोई दर्पण है और इधर हम क्या किए हैं, कलई किए हुए हैं। तो दर्पण का मध्य बिंदु आपका ध्रुव होता है और इसका केंद्र मान लेते हैं C है। तो ध्रुव से केंद्र से होके जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है वो हमेशा और हमेशा कहां से, उसके फोकस से होके जाती है। पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि कोई भी दर्पण है और उसके सामने मुख्य अक्ष है, कोई भी दर्पण है उसका मुख्य अक्ष है, और अगर क्या होगा, उसके फोकस से कोई किरण जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये 2 नियम पकड़ के रखना है। इन्हीं 2 नियमों से हम क्या करेंगे, ये जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब है उसका बनाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये मान लेते हैं क्या है, कोई अवतल दर्पण है, यमन कोई अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु क्या है, P है, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। उसके बाद ये मान लेते हैं इसका केंद्र है और ये इसका फोकस है। अब इस पे कहां रखेंगे, अनंत पे कोई वस्तु रखे हैं, और अनंत पे जब कोई वस्तु रखे हैं तो अनंत से आने वाली किरणों को हम समांतर मानते हैं। जो किरणें बहुत ज्यादा दूर से आती हैं तो उसको हम समांतर मानते हैं। ये समांतर से किरणें आएंगी ऐसे करके, और इधर भी आएगा ऐसे करके, और उसके बाद परावर्तन होगा, ये
आई है, उसके बाद परावर्तन होगा, यहां पे मिलेगा कहां, इसके फोकस से, क्योंकि परावर्तन के बाद किरणें हमेशा फोकस से जाती है। तो इसका इमेज आपका बना है, कैसा इमेज बना है कि किरणें वास्तव में मिली है, इसको मिलाया नहीं गया है, यानी जबरन नहीं मिलवाया गया है। तो जो प्रतिबिंब होगा वो आपका वास्तविक होगा, और उसके बाद कैसा है, उल्टा रहेगा। जो किरणें वास्तविक मिलती हैं उसका प्रतिबिंब उल्टा रहता है, और कैसा रहेगा, बिंदुवत। बिंदुवत बोले या बहुत छोटा बोले, ये प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, और कहां बनेगा, दर्पण के यफ पर बनेगा, दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो जब कोई वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, उसका प्रतिबिंब उसके फोकस पर वास्तविक उल्टा और क्या रहता है, वस्तु से बहुत छोटा रहता है। दूसरी बात क्या है कि जब वस्तु कहां रखी गई हो, अनंत और सी के बीच रखी गई हो, तो जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जाता है, ये यमयन कोई दर्पण है, इसका मध्य बिंदु P है जिसको ध्रुव कहते हैं, और यहां पे मान लेते हैं C है, यहां पे मान लेते हैं F है, ये मान लेते हैं इसका अनंत बिंदु है, और यहां पे कोई वस्तु रखा गया है, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और उसके बाद ये फोकस से होके जाएगी। दूसरी किरण कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और ये ऐसे चली जाएगी। तो ये जो किरण है, दोनों किरण, ये जो क्या है, आपतित किरण, उसके बाद ये क्या है, परावर्तित किरण। तो दोनों किरणें यहां पे मिली है, और ध्यान से देखें तो ये जो किरण है ये F है, ये C है, ये जो किरण है इस F और C के बीच में यहां पे मिला है, और वास्तव में मिला है। अगर वस्तु को हम ये B मान लें तो ये हमारा बना है A डैश, और ये बना है B डैश। तो इसका जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, वो कैसा होगा, पहली बात तो ये कि ये वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है। पहली बात ये समझते हैं बना कहां है, तो ये बना है F और C के बीच में, F और C के बीच में। दूसरी बात क्या है, ये जो किरणें मिली हैं वास्तव में मिली हैं, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और जो चीज वास्तविक होती है वो उल्टा रहती है। और क्या होगा, ये वास्तविक है, उल्टा है, लेकिन वस्तु से छोटा ही बनेगा। क्या बना है, वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए इसमें बहुत छोटा था या बिंदुवत कहें, और इसमें क्या है, उसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा होगा। और तीसरी दफा है कब, जब वस्तु को हम C पे रखेंगे तब। मान लेते हैं अवतल दर्पण के सामने उसके केंद्र पर कोई वस्तु रखा गया है, ये मान लेते हैं यमयन कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका मध्य बिंदु P इसका ध्रुव है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मान लेते हैं ये केंद्र है, और ये क्या है आपका, ये फोकस है। अब कहां रखेंगे, अच्छा C पे जब रखेंगे तो C से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए ये मान लेते हैं C है, और ये मान लेते हैं F है। जब कोई वस्तु C पे रखी जाती है तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और ये फोकस से होके जाएगी, ये चली मुख्य अक्ष के समांतर, उसके बाद फोकस से होके जाएगी, और दूसरी किरण हमारे फोकस से चलेगी, और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दोनों किरणें आपका यहां पे मिलेगी, उसी बिंदु पे। यानी जब वस्तु को हम केंद्र पे रखेंगे तो केंद्र पे ही मिलेगी। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित, दोनों किरणें यहां पे बनी है। तो इसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, कहां, पहली बात तो कहां बना है, दर्पण के C पर बना है, वास्तव में मिली है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। दूसरी बात, जो चीजें वास्तविक है, किरणें जब वास्तव में मिलती हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और ये वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। यह आपका इंपॉर्टेंट है। सवाल में यह कहेगा कि किस दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाती है तो क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा लेकिन उल्टा बनता है। जवाब मिलेगा अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण के सामने अगर उसके वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र पे ही बनेगी, लेकिन उल्टा, और क्या होगा, वास्तविक होगा, साथ में उल्टा होगा। और इसकी खासियत क्या है कि जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतनी बड़ी प्रतिबिंब भी बनेगी। अगर इसको ए बी मान लेते हैं तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश बनेगा। रखे ऐसे है और बना ऐसे है, यानी ऐसे रखे थे और बना ऐसे है, तो ये उल्टा है। अब तीन कंडीशन और है, क्या, जब F और C के बीच में रखेंगे, उसके बाद F और उसके बाद P और F के बीच में रखेंगे। चलिए इसको अब हम अच्छे से समझते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जब वस्तु C और F के बीच में हो, यानी C और F के बीच में होगा तो क्या होगा। चलिए
ये मान लेते हैं क्या है, इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, इसको अच्छे से बना लेते हैं, ये मुख्य अक्ष है, ये मान लेते हैं इसका सी है, और ये मान लेते हैं इसका एफ है। जब यहाँ पे कोई वस्तु रखेंगे तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, और एक इसके फोकस से होके जाएगी और परावर्तन के बाद इधर मिलेगी। यानी ये जो किरण मिलेगी केंद्र के बाद और अनंत के पहले कहीं भी बन सकती है। तो जो हमारा इमेज बनेगा, थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। जो इमेज बनेगा कहाँ कहाँ बनेगा, सी व अनंत के बीच, अनंत के बीच कहीं भी हो सकता है। उसके बाद वास्तव में मिली है तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और साथ ही साथ उल्टा होगा, और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब की बार वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब चलिए अब देखते हैं जब वस्तु एफ पर हो। तो देखिए जब वस्तु एफ पर होती है तो एक बात हम आपको नहीं बताए हैं, समझ लीजिए, क्या कि अगर कोई दर्पण है और उसके केंद्र से कोई प्रतिबिंब किरण जा रही है सी एफ, तो क्या होता है, वह उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है, क्योंकि केंद्र से किसी भी वृत्त के परिधि पर या वृत्त पर जो रेखा खींची जाती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और लंब में क्या होता है कि जो आती है जिस रास्ते पर और उसी पे लौट जाती है। तो इसको समझिए यहाँ पे कि जब इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे इसके फोकस पे, तो एक किरण तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और उसके बाद क्या होगा, फोकस से लौट जाएगी ऐसे। अब दूसरी किरण जो है, ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना, चलिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और उसके बाद परावर्तन के बाद ये फोकस से होके जाएगी। अब दूसरी किरण हम फोकस से भेज ही नहीं पाएंगे, तो करेंगे क्या कि ये इस किरण को हम वक्रता केंद्र को टारगेट करते हुए इधर से भेजेंगे ऐसे, और उसके बाद ये परावर्तन होगा तो इसी मार्ग पे वापस जाएगी ऐसे। और ये दोनों किरणें आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जो किरणें आपस में समांतर होती हैं उसको माना जाता है कि दोनों किरणें अनंत पे जाके मिलेंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, अनंत पर। जो आपका इमेज बनेगा वो अनंत पर होगा। दूसरी बात, ये किरणें मानी जाती है कि वास्तव में मिलती हैं, तो ये वास्तविक होगा, याद रखना है। और क्या होगा, उल्टा रहेगा, और साथ ही बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा रहेगा। यानी वस्तु के अपेक्षा यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। अब चलिए अब देखते हैं जब वस्तु P और F के बीच में होगा तो क्या होगा। ये कोई दर्पण है, इसका ध्रुव P है और इसकी केंद्र वक्रता केंद्र C, और ये क्या है, आपका फोकस है। इसके P और F के बीच में क्या कोई वस्तु रखा गया है, तो यहां से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और उसके बाद ये क्या होगा, ये फोकस से, परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी ऐसे करके। ये चली इधर, उसके बाद परावर्तन हो गया, इधर से ऐसे फोकस से होके निकल गई। अब एक किरण क्या होगा, एक किरण, अब दूसरी किरण को हम यहां से फोकस से भेज ही नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, वक्रता केंद्र को टारगेट करते हुए इधर से भेजेंगे। यानी एक किरण जाएगी ऐसे, परावर्तन होके उसके बाद सीधे ऐसे निकल जाएगी। और ये जो दोनों किरणें हैं ये आपस में फैलती हुई जाती हैं, समांतर नहीं होती, इधर ऐसे ऐसे फैलती हुई जाती हैं। तो क्या होगा, ये किरणें इधर मिलेंगी नहीं, तो क्या करेंगे, जबरन हम इधर मिलवाएंगे। इन किरणों को जबरन इधर मिलवाया जाता है, ये कुछ इस तरीके का है। तो होगा क्या कि इधर जो मिलवाते हैं इसको हम डॉट डॉट से लिखते हैं, और यहां पे आपका कोई प्रतिबिंब बनेगा। अब ये जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के P और इसके पीछे, दर्पण के पीछे अनंत के बीच में कहीं भी बन सकता है। तो ये किरणें वास्तव में नहीं मिली है, इनको आभास करवाया गया है। तो जो हमारा इमेज होगा, इमेज प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहली बात तो P और अनंत के बीच में यानी दर्पण के पीछे साइड, ये पीछे रहेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या होगा, ये आभासी है, अगर किरणें आभासी हैं तो क्या होगा, हमेशा सीधा रहेगा। और क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इतनी बातें हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। 6 कंडीशन था, 6वें कंडीशन को हम देख लिए हैं कि प्रतिबिंब को कहां रखा जाएगा तो कैसा बनेगा। इसमें मोस्ट है आपका क्या, ये वाला, और एक और है कि जब इसके F और P के बीच में रखा जाता है तो ये वाला।
दो कंडीशन इसमें मोस्ट है, ये दोनों आपको याद करके रखना है। चलिए अब हम आगे समझेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। चलिए आवर्धन क्षमता को पढ़ने से पहले लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं क्या, कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दो कंडीशन में बनती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर ये कोई उत्तल दर्पण है तो इसके सामने इसके ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, और एक कंडीशन होगी जब उसके उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु रखेंगे तब कैसा बनेगा। तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को पढ़ना है। पहला है आपका कि जब वस्तु अनंत पर हो, अगर कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई है तो दो किरणें चलेंगी और दोनों समांतर पर चलेंगी, क्योंकि अनंत से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, आपस में समांतर मानी जाती हैं। तो ये क्या होगा, उत्तल दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाएंगी और एक किरण इधर चली जाएगी और एक किरण इधर चली जाएगी। दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं मिलती है, तो इन दोनों किरणों को इसके फोकस पे मिलवाया जाता है, यानी आभास करवाया जाता है। तो यहां से जो इमेज बनेगा आपका, इमेज वो कहां पे बनेगा, यह पर बनेगा। दूसरी बात क्या है कि ये आभासी है, और तीसरी बात क्या है कि बिंदुवत रहेगा। बिंदुवत का मतलब बहुत छोटा बनेगा। और हो गया, तीन बातें बहुत है, यानी पहली बात तो यह पे बनेगा, दूसरी आभासी, बिंदुवत, या फिर बोले बहुत छोटा। अच्छा एक बात इसमें नहीं लिखे हैं, ये सीधा होगा। जो चीजें आभासी होती हैं वो सीधा होता है। चलिए अब इधर देखते हैं हम, जब उत्तल दर्पण के सामने उसके P यानी ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु रखी जाए, तो ये A है, B है, तो क्या होगा, एक किरण चलेगी ऐसे, परावर्तन के बाद चली जाएगी ऐसे, और एक किरण क्या होगा, एक किरण और चलेगी और वो उस केंद्र उसके वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई चलेगी ऐसे, और ये चली जाएगी ऐसे। दोनों किरणें कहीं नहीं मिली, तो ये किरण है, इसके वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई चलेगी, यानी यहां पे मिलेगी। ये वाली यहां पे ऐसे ऐसे, और ये वाली इसकी फोकस से होके जाएगी, यानी इसको फोकस पे मिलवाएंगे। मान लेते हैं फोकस यहां है, तो दोनों किरणें यहां पे मिली है ये, और ये बना है आपका प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है कैसा बनेगा, प्रतिबिंब इमेज, पहली बात तो इसके F और P के बीच में, P व F के बीच में कैसा है, आभासी होगा, आभासी। दूसरी बात क्या होगा, यह सीधा रहेगा और वस्तु से छोटा रहेगा। यानी जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के सामने कैसो भी प्रतिबिंब कितना भी दूर या कितना भी पास रख दे, वो हमेशा और हमेशा क्या करेगा, वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। और इसका यही लाभ देखकर लोग करते क्या है कि जो आपका बाइक वगैरह होता है या फिर उसमें कारों में, उसको पश्च वाला दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछा जाता है कि वाहनों में लगे जो दर्पण होता है, पीछे साइड को देखने के लिए जो दर्पण लगे होते हैं, कौन सा दर्पण होता है, तो आंसर होगा क्या, उत्तल दर्पण। चलिए अब यहाँ पे हम गोली दर्पण के लिए सूत्र देख लेते हैं। क्या होता है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये F भी U में संबंध है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु कोई दर्पण है, मान लेते हैं कोई भी दर्पण होगा, गोली अवतल या उत्तल दर्पण कुछ भी है, तो उसके सामने वस्तु रखेंगे, तो वस्तु की जो दूरी होती है उसको U से माइनस के साथ रखते हैं, और जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो दूरी होती है उसको V से, और ये माइनस के साथ। ये माइनस प्लस कब होता है, तो आपको बस एक बात याद रखना है चतुर्थांश के नियम से, क्या कि अगर ये मूल बिंदु है तो इधर चलेंगे धनात्मक होगा, इधर चलेंगे ऋणात्मक होगा, इधर चलेंगे तो धनात्मक होगा, और इधर चलेंगे तो ऋणात्मक होगा। ये बातें याद रखना है। तो समस्त जो दूरियां होती हैं उसके ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से इधर चलेंगे तो वो हमेशा माइनस मिलेंगे, अगर ध्रुव से इधर चलेंगे तो हमेशा प्लस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में और नीचे आएंगे तो माइनस में। बस यही आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद क्या है, देखिए जो अवतल होता है, अवतल दर्पण के लिए यप जो होता है हमेशा निगेटिव होता है,
क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उसका एफ हमेशा इधर होता है, ये पी है, तो पी से इधर चलेंगे हमेशा नकारात्मक होगा। यू का मान हमेशा क्या होता है, माइनस वैल्यू ली जाती है, चिन्ह के साथ रखेंगे। और जो भी होता है अगर वास्तविक है तो वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब इधर ही बनता है, तो उसके लिए ये माइनस रहेगा, और आभासी रहेगा तो प्रतिबिंब जाके यहां पे बनता है ऐसे करके ये वाला, और उसके लिए भी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके लिए एफ हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ऐसे होता है, और ये इसका P है तो इसका एफ इधर कहीं होता है, यानी P के इधर साइड क्या है, धनात्मक है। उसके बाद U का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि जो वस्तु रखी जाती है हमेशा और हमेशा इधर ही रखी जाती है। और क्या है कि भी इसके लिए हमेशा और हमेशा धनात्मक ही होगा, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशन में एक बार इसके एफ पे प्रतिबिंब बना था और एक बार एफ और पी के बीच में कहीं भी बना था, तो दोनों बार क्या होगा कि ये धनात्मक ही रहेगा। और अगली बात आती है किसकी, रेखीय आवर्धन की या रेखीय आवर्धन क्षमता की। तो रेखीय आवर्धन क्षमता कुछ भी नहीं होता, जो वस्तु रखे रहते हैं वो, और जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं, या फिर आवर्धन क्षमता कहते हैं, या फिर केवल आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम लोग यम से लिखते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, सही है। तो यम क्या होता है, यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यही जो बराबर होता है माइनस भी बटा यू होता है। अब इसके बाद है क्या, देखिए अगर प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी हो जाए और वस्तु की लंबाई तो हमेशा वही रहेगा, अगर ये जो वस्तु की लंबाई है ये तो हमेशा रहेगा, प्रतिबिंब छोटा बना है तो पूरे का मान क्या आएगा, छोटा, यानी इसका मान 1 से कम आएगा। और प्रतिबिंब जैसे जैसे बड़ा बनता जाएगा तो यम का मान बड़ा होता जाएगा। तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है वो कभी प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है, कभी बराबर बनाता है, और कभी प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। तो इसके लिए जो यम होगा तीनों होगा। यम क्या होगा, कभी 1 से बड़ा, कभी यम 1 के बराबर और कभी 1 से छोटा। और जो उत्तल होता है वो हमेशा और हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है, इसलिए जो इसका मान होता है वो 1 से हमेशा कम ही रहेगा। और दूसरा है आपका जो समतल होता है, समतल दर्पण क्या करता है कि हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका यम का मान क्या होगा, 1 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसमें से सवाल रेलवे में जरूर बनता है और बनेगा भी। हो सकता है इसके लिए देख कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसके लिए यम का मान सदैव 1 रहता है, तो आंसर होगा समतल। तो यहाँ पे ये आपका अध्याय प्रकाश का परावर्तन, और इसमें जो गोलीय दर्पण है, दर्पण में तीनों दर्पण को हम अच्छे से समझ लिए हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर कर दीजिए। एक बात और याद रखना है क्या, कि जो समतल दर्पण होता है वह पार्श्व परिवर्तन करता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब अगर बी रखेंगे समतल दर्पण के सामने तो ये जो इसके पास वाला है तो उसको पहले बनाएगा और बाकी सबको दूर बना देगा। तो किसका क्या होता है, किसका पार्श्व परिवर्तन नहीं करता वो याद रखना है। तो इसको एक बार लिखवा चुके हैं, क्या होता है, वाह आउट भी मिक्सी, यानी इतने अंग्रेजी के लेटर्स का ये क्या करता है, पार्श्व परिवर्तन नहीं करता है। दर्पण के सामने जैसा रखेंगे वो प्रतिबिंब वैसे ही बनेगा। तो बस इतना ही। जय हिंद। चलिए आज प्रकाश के इस दूसरे वाले वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इससे पहले हम आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश क्या होता है उससे संबंधित जो कुछ भी जानकारी थी अध्ययन कर चुके हैं अच्छे से। तो देखते हैं यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो वह अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। और इस विचलन की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जो माध्यम है, अलग अलग माध्यम होने के कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। उसके बाद जो बात आती है, ये जो माध्यम होता है, माध्यम आपका 2 तरीके का होता है। एक विरल माध्यम होता है और दूसरा सघन माध्यम होता है। जो विरल माध्यम होता है उसके कण दूर दूर होते हैं, और जो सघन माध्यम होता है उसके कण पास पास होते हैं। जैसे विरल में हवा हो गया और सघन में पानी हो गया। अब अगली बात लिखे हैं कि सघन विरल हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष होती है। यानी अगर कह रहे हैं कि जैसे पानी हमारा सघन है तो किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, यानी किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष या दूसरे पदार्थ के सापेक्ष क्या है कि वह आपका सघन या विरल होगा। अब यहां से देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, ये मान लेते हैं पहला माध्यम है, ये मान लेते हैं दूसरा माध्यम है।
और अगर प्रकाश की किरण यहां से चली है तो ये सीधे चली जाती है अगर माध्यम चेंज ना होता तो, लेकिन माध्यम चेंज हो गया है तो अपने पथ से ये विचलन प्रदर्शित कर रहा है। तो यही घटना आपका क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। अब इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि ये मान लेते हैं कोई विरल माध्यम है और ये आपका कोई सघन माध्यम है, इसको n1 मान लेते हैं और इसको हम n2 मान लेते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जो बिंदु है जहां से ये इसका विचलन होता है, इस पे एक लंब खींचते हैं जिसे हम अभिलंब खींचते हैं। और ये आपतित किरण होती क्या है कि जब विरल से सघन में जाती है तो इसी की साइड झुक जाती है। और दूसरी बात में है, अच्छा यहाँ पे पहली बात में यह है कि विरल से सघन में जाती है तो झुक जाती है, यानी इसकी प्रकाश की चाल में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो V1 है वह ज्यादा है किससे, V2 से। तो ये जो कोण बनेगा अभिलंब से, जो आपतित किरण कोण बनाती है और ये जो अभिलंब से अपवर्तित किरण कोण बनाती है, इसे आपतन कोण, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी I का मान इस समय ज्यादा होगा किससे, R से। ये दोनों बातें याद रखना है। और इसमें क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और होता क्या है कि प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। यानी V1 का मान आज कम हो गया है किससे, V2 से। V1 का मान कम हो गया है V2 से और I का मान भी कम हो गया है किससे, R से। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। और उसके बाद यह है कि अपवर्तन की घटना में क्या बदलता क्या नहीं बदलता है। तो अपवर्तन की घटना में उसकी रंग नहीं बदलती, यानी जो रंग का प्रकाश डालेंगे वही रंग निकलेगा। और आवृत्ति, चूंकि जो आवृत्ति होती है वह रंग पे ही डिपेंड करती है, तो ये दोनों चीजें नहीं बदलते हैं। बाकी जो भी मिलेगा आयाम, तीव्रता, ऊर्जा, कला, सब क्या होता है, बदल जाता है। तो अपवर्तन की घटना में नहीं बदलता, दो बातें याद रखना है। और उसके बाद बात आती है अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक कुछ नहीं होता, अपवर्तनांक को पहले हम यन या फिर म्यू से लिखते हैं। और अपवर्तनांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन है या फिर कितना गुना विरल है। या यूं बोले जो अपवर्तनांक होता है, देखिए अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है कि जैसे ये सघन है ये विरल है, तो करेंगे क्या कि यहाँ का प्रकाश का चाल V1 और ये मान लेते हैं ये अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक n2 है। V1 इंटू n1 बराबर करेंगे यहाँ की प्रकाश का चाल V2 इंटू n2। अब क्या करेंगे, ये V1 बटे V2 कर देंगे, V1 बटे V2 बराबर n2 बटे n1। अब इसको लिखते कैसे हैं, ये हमारा हो जाएगा n2 बराबर V1 बटे V2। यानी इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे भी लिखते हैं n12 V1 बटे V2। यानी इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, और ये जो अपवर्तनांक होता है पहले हम ये बताए हैं कि क्या कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन या फिर कितना गुना विरल है, यह बताता है। और साथ ही साथ यह अलग अलग माध्यमों में उसके प्रकाश के चालों का अनुपात भी बताता है। तो यहाँ पे प्रकाश का चाल, यहाँ पे मान लेते हैं V1 है, यहाँ पे V2 है, तो इसका अनुपात जो निकल के आएगा वही अपवर्तनांक होगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि n12 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, तो पहले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या लेंगे V1 बटा V2 लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। चलिए आगे हम कुछ माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक देख लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे अपवर्तनांक निकाला गया है हवा के सापेक्ष निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पे है ANW, इसका मतलब होता है, W का मतलब होता है वाटर, G का मतलब होता है ग्लास और D का मतलब होता है डायमंड, हीरा। तो यहाँ पे पहला है क्या कि पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना होता है 4/3, इसका मान 1.33 के होता है। और कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 3/2 होता है या इसका मान 1/5 होता है। और ये हीरे का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष तो 12/5 या 2.4 होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है हीरा का। और यही कारण है कि हीरे में क्या होता है, प्रकाश की चाल बेहद कम होती है। यानी इसमें जो प्रकाश की चाल होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऐसा क्यों, अभी इससे पहले बताए हैं क्या कि जब प्रकाश की किरण जो होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है।
चूंकि जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक या उसका माध्यम बहुत ज्यादा सघन होता है, यही कारण है कि उसकी चाल उसमें प्रकाश की सबसे कम हो जाती है। अब उसके बाद बात आती है कि अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है? तो देखिए, ये मान लेते हैं कोई अपवर्तक पृष्ठ है, ये हमारी कोई किरण आई है, आपतित किरण, जो किरण आई है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद अगर ये माध्यम मान लेते हैं आपका n1 है, यहां पे हम ऐसे ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, ये माध्यम आपका n1 है और ये आपका माध्यम क्या है? n2 है। ये माध्यम n1 और ये माध्यम n2 है। तो ये प्रकाश के किरण में विचलन हुआ है, अगर ये विचलन ना होता तो सीधे ऐसे जाती, यानी प्रकाश के किरण में विचलन हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन के बाद जो किरण मिलती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। इस आपतित किरण से अभिलंब से जो कोण बनता है आपतन कोण, और अपवर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। और ये जो बिंदु होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक पृष्ठ पे अभिलंब जहां सब मिलते हैं, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो पहला नियम यह है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, खींचा गया अभिलंब होगा, बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यानी अगर ये आपतित किरण बोर्ड की तल में है तो अपवर्तित किरण भी बोर्ड के तल में है, और ये जो हमारा आपतन बिंदु है ये भी बोर्ड के ही तल में है, तो जो अभिलंब है ये भी क्या होगा? बोर्ड के ही तल में होगा। अभिलंब का मतलब लंब, ये जो अभिलंब है एक प्रकार का लंबी है, लेकिन दोनों तरफ से जब लंब खींचा जाता है तो उसे अभिलंब कहते हैं। अगर हम चाहें तो अभिलंब ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड के तल में नहीं होगा, तो अभिलंब ऐसे खींचा जाता है। दूसरा है क्या कि आपतन कोण की ज्या आई और अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब साइन का कोण, साइन के साथ उसका कोण का अनुपात नियतांक होता है, और वही जो नियतांक होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यही नियतांक आपका क्या है? अपवर्तनांक है। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम 2 ही नियम है, बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे समझते हैं इसके बारे में। चलिए यहां देखते हैं प्रकाश को किसी कांच की पट्टी को पार करने में समय कितना लगेगा। तो ये मान लेते हैं कोई कांच की पट्टी है जिसकी लंबाई कितना है? यल मीटर है, सही है। यहाँ पे यल मीटर की कोई क्या है? कांच की पट्टी है, और ये क्या है? प्रकाश की चाल, कोई प्रकाश की किरण गई है सी चाल से। सी का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और पट्टी को पार करने में मान लेते हैं टी समय लग रहा है, और ये जो पट्टी है इसका अपवर्तनांक क्या है? n है। तो जब प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करती है पट्टी में तो इसकी चाल घट जाती है, और यह चाल उस चाल तथा अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर हो जाती है जो उसमें चाल होती है। यानी यहां से अगर समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है सूत्र से, तो टी बराबर यल बाई चाल का मान क्या होगा? इसमें सी बटा एन हो जाएगा, और ये एन का गुणा ऊपर हो जाता है, तो टी का मान आएगा टी बराबर यल इंटू एन बटे सी। तो यहां से हम क्या करेंगे? प्रकाश की चाल निकाल लेंगे। आइए अब देखते हैं अपवर्तन न होने की शर्तें। क्या ऐसा होगा कि अपवर्तन नहीं होगा? तो पहली बात यह कि जो किरण ऐसे भेज रहे थे वो ऐसे मुड़ रही थी, अगर किरण को इस अभिलंब के सीध में भेजेंगे तो यह बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। यानी जब आई का मान 0 होगा तो उस समय आर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी। पहली कंडीशन ये कि किरण को अभिलंब पर ही भेजा जाए तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि अगर दोनों माध्यम क्या हो जाएं, ये अभिलंब है और दोनों माध्यम n1 और n2 आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं, तो भी क्या होगा? किरण आएगी तो सीधे निकल जाएगी, इसका अपवर्तन नहीं होगा। तो अपवर्तन न होने की 2 शर्तें हैं। पहला यह कि जो किरण है सीधे अभिलंब पर डाला जाए। दूसरी बात यह कि दोनों का माध्यम क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब आगे है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है इसको समझते हैं। क्रांतिक कोण सदैव सघन माध्यम के लिए होता है। दूसरी बात यह कि जो सघन माध्यम क्रांतिक कोण होता है वो सघन माध्यम में रहने पर विरल माध्यम की ओर देखने पर देखा जाता है कि कितने अंश के कोण पे देखेंगे ताकि हमको विरल माध्यम दिखाई दे। तीसरी बात में यही लिखे हैं क्या कि सघन माध्यम में उपस्थित या स्थित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। चलिए समझते हैं।
यहां पे ये मान लेते हैं आपका क्या है, सघन माध्यम है, और ये आपका क्या है, विरल माध्यम है। तो पहली बात ये क्या कि जो क्रांतिक कोण होता है सदैव सघन माध्यम के लिए होता है, यानी आप नीचे से रहकर देखेंगे, सघन माध्यम से देखेंगे, ये क्या है, अभिलंब है, और ये क्या है, अपतन बिंदु है। सघन माध्यम में स्थित, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर देखा जाता है। सघन माध्यम में उपस्थित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। इसको जरा ध्यान से समझते रहना। ये मान लेते हैं सघन है, यहाँ पे सघन है और यहाँ पे क्या है, विरल है, ये अभिलंब है। एक किरण ऐसे गई, जब ऐसे जाएगी तो ये इधर भाग जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन से विरल जाता है, दूर हटता है। इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये ऐसे चली जाएगी, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये इसी पृष्ठ पे ही जाएगी, और ये जो पृष्ठ है ये सघन माध्यम को विरल माध्यम को ही क्या करती है, डिवाइड करती है। यानी ये जो पृष्ठ है यहां से हमको क्या होता है, विरल माध्यम दिखाई देने लगता है। तो ये जो अपवर्तन कोण बनता है, यानी यहां से अभिलंब से जो कोण बनाता है वो कितना होता है, 90 अंश का। इधर भी होता है और इधर भी होता है। तो वही बात है क्या कि अगर यहां से किरण ऐसे भेजे आई और ये चला जाए इस पे 90 अंश का कोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। यानी इस आई का मान ऐसा होगा जिसके लिए यह अपवर्तित किरण 90 अंश हो जाए, सॉरी अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। और क्रांतिक कोण को, जो क्रांतिक कोण होता है उसको हम C से लिखते हैं। अब यहां से थोड़ा सा स्नेल का नियम भी लगा सकते हैं आप लोग, क्या कि साइन I बटे साइन R बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा n। अगर इसको हम विरल मानते हैं, इसको विरल, ये है आपका विरल और ये है आपका सघन, तो क्या होगा, ये साइन I का मान C है बटे साइन R का मान 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, बराबर आपको ये सघन से विरल, जो सघन से विरल था इससे पहले जो निकला था n21, ये किसके लिए था, ये हमारा था n विरल और सॉरी n सघन और विरल के लिए। अगर इसका उल्टा कर देंगे, यानी 1/n कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा सघन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा विरल हो जाएगा। और इसी को हम लिखते हैं साइन C, इसी को हम लिखते हैं क्या, 1/n। तो यहाँ से एक सूत्र मिल गया, साइन C बराबर 1/n, जहाँ n क्या है, अपवर्तनांक है, यानी किसके सापेक्ष, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक कितना है, वो वाला है। उल्टा नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ माध्यमों के लिए हम क्रांतिक कोण जान लेते हैं, इसको याद रखना है। तो जो क्रांतिक कोण होता है, अभी बोले हैं हमेशा सघन से विरल के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे पानी से हवा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 49 डिग्री होता है। ग्लास से पानी के लिए, ग्लास या कांच से पानी के लिए 42 डिग्री होता है, और हीरे से हवा के लिए 24 डिग्री होता है, और यह सबसे कम होता है। इसको आप लोग याद किए रहिए। सीधे पूछता है कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 अंश। यह सबसे कम किसका क्रांतिक कोण होता है, हीरे का। और उसके बाद ग्लास से हवा के लिए तो जो क्रांतिक कोण होता है वह लगभग 63 अंश के बराबर होता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। चलिए अब अगली हेडिंग है हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पहले वही बात है कि यह भी हमेशा सघन माध्यम के लिए ही होता है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब जब आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इससे पहले आपको बताया है कि यहाँ पे एक कोण ऐसा होगा I, जो C के बराबर होगा, और यहाँ से चली जाएगी किरण। लेकिन अगर यही थोड़ा सा और बढ़ा दें यहाँ पे, तो ये इसी में लौट जाती है। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इसको कहते हैं TIR। और इस समय ऊर्जा का बिल्कुल लॉस नहीं होता, और इस समय इसका यहाँ पे इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये 90 अंश है, लेकिन पूर्ण आंतरिक बस पढ़ना है हमको, तो इसको छोड़िए। ये हमारा जो कोण है I का मान इसमें क्रांतिक कोण से ज्यादा है।
तो इसमें लिखे क्या कि इसमें ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता, यानी ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता, 100% ऊर्जा लौट कर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना में बना प्रतिबिंब बहुत अधिक चमकीला होता है, जैसे हीरे का चमकना। दूसरा है जल में हवा के बुलबुले का चमकना। तीसरा है कांच में पड़ी दरार का चमकना। चौथा है कि जल में परख नली का चमकना। और है रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना और ठंडे प्रदेशों में उन्न मरीचिका। मृग मरीचिका का मतलब होता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनना। वहां पे जो गर्म प्रदेश होते हैं, जहां पे रेगिस्तान वगैरह होता है, वहां पे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बना मिलता है। और होता है कि उन ठंडे प्रदेशों में उन्न मरीचिका का बनना। तो ठंडे प्रदेशों में उन्न मरीचिका का मतलब ये है कि जो जहां पे ठंडी ज्यादा होती है पड़ती है, तो वहां पे जो नाव वगैरह होते हैं वो आसमान में उल्टे लटके दिखाई देते हैं। एक बात और लिखे हैं यहाँ पे, क्या कि यदि आई मतलब आपतन कोण, यदि आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो उस समय पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, और आई का मान सी के बराबर हो जाए तो उस समय क्रांतिक कोण मिलेगा, और आई का मान सी से हमेशा अगर कम है तो उस समय अपवर्तन की घटना होगी। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण से हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। और इधर के एग्जाम्पल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम समझेंगे लेंस के बारे में। इससे पहले हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन दो वीडियो पढ़ चुका है, जिसमें पहला वीडियो है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उससे संबंधित जो कुछ जानकारियां थी उसको समझे हैं। उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें था हमारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आज हम समझेंगे लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है। क्योंकि जो अपवर्तन की घटना होती है वह लेंस में भी पाया जाता है, इसलिए अब हम लेंस को पढ़ेंगे। तो जो लेंस होता है, लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो किसी पारदर्शी माध्यम में होता है। अगर अपारदर्शी है तो उसमें क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। तो लेंस हमारा पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा, एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से या फिर एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। यह दो वक्र पृष्ठ का मतलब यह है कि दोनों तरफ से कर्व टाइप, एक वक्र ये है, एक वक्र ये है, ऐसे घिरा हो या फिर ऐसे घिरा हो, या फिर क्या हो कि कोई एक वक्र पृष्ठ हो ऐसे और कोई एक समतल पृष्ठ हो, या कोई एक वक्र पृष्ठ हो ऐसे और कोई एक समतल पृष्ठ हो ऐसे। तो ये क्या होता है कि हमारा लेंस होता है। बेसिकली जो लेंस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है उत्तल, इसको हम कन्वेक्स कहते हैं। एक होता है अवतल, जिसे हम कॉन्केव लेंस कहते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस जो होता है वह किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। इसका संकेत कुछ इस तरीके का होता है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है वह किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, और ये कुछ इस तरीके का होता है। अब देखते हैं उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। पहला है द्वितली लेंस। द्वितली लेंस का मतलब यह है इसके दोनों तरफ से उत्तल का आकार होगा, या इसको उभयोत्तल बोलते हैं, सही है, या फिर इसको केवल क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। यानी जब भी उत्तल लेंस की बात करेगा तो यही वाला फिगर हम बनाएंगे। इसके बाद है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस में क्या है कि एक समतल है और दूसरा उत्तल है, ये हमारा समतलोत्तल लेंस होता है। और एक और होता है तीसरा हमारा अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस का मतलब होता है कि ये अवतल है, एक ठो और अवतल रहेगा और उन दोनों को इसे जोड़ देंगे तो ये भी बनेगा। किनारों पर पतला रहेगा लेकिन बीच में मोटा रहेगा। इसे हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है अवतल लेंस के प्रकार की। तो अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा द्विअवतल लेंस, या इसको कहते हैं उभयावतल लेंस, या इसी को कहते हैं अवतल लेंस। यानी जब अवतल लेंस की बात आएगा तो ये वाला फिगर बनाएंगे। इसमें दो द्विअवतल लेंस है, एक ये और एक ये, दोनों तरफ से अवतल वाला है। उसके बाद क्या है कि हमारा समतलावतल लेंस है। समतलावतल लेंस में क्या होता है कि एक पृष्ठ समतल होता है और एक तो हमारा क्या होता है, अवतल होता है। वैसे ये भी है उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस में क्या होता है कि दोनों उत्तल के टाइप के होंगे, लेकिन जो हमारा लेंस होगा वह अवतली लेंस होगा। इधर किनारों पर मोटा होगा जबकि ये बीच में यहां पे पतला होगा। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये ऐसे होगा, बीच में पतला रहेगा, किनारों पर मोटा रहेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। आइए यहाँ पे समझते हैं अब हम क्या वक्रता केंद्र क्या होती है। लेंस से संबंधित इतनी कुछ जानकारियां हैं जिसको हमको जानना होगा। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है वह जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र ही हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। जैसे मान लेते हैं
ये है एक गोला और ये है एक गोला। इन दो गोलों से काट कर क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे। तो इसका जो केंद्र होगा ये होगा, मान लेते हैं C1 और ये होगा हमारा C2। ये बन जाएगा, इतना भाग काट लेंगे और ये बन जाएगा हमारा लेंस। ये होगा हमारा उत्तल लेंस, जिसका C1 इधर बाईं साइड और C2 दाहिने साइड होगा। तो ये हमारा उत्तल लेंस बन जाएगा। और क्या होता है, और अगर अवतल लेंस की बात करें तो ये भी जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये हमारा बन जाएगा अवतल लेंस, कुछ इस तरीके का। अब बात आती है त्रिज्या की। त्रिज्या की क्या होगा, त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पे, त्रिज्या की क्या होगा, तो उसके केंद्र से उस परितिक की दूरी को, ये था हमारा पहला वाला लेंस, पहला वाला गोला ये, तो इसकी परिधि तक की दूरी ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, इसे कहेंगे हम R1। और इसको हम क्या कहेंगे, ये दूरी यहाँ से है और इसको कहाँ से कहेंगे, ये वाला दूरी हमारा क्या हो जाएगा R2। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 होगी और इसके सीध में यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2 होगी। वैसे ही इसमें तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा हमारा R2। तो वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसको समझ लिए हैं कि हमारा जो लेंस होता है किसी गोले से काटकर, किसी कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है और उस गोले का केंद्र ही हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होती है। और वक्रता केंद्र से उस गोले के परितिक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात आती है मुख्य अक्ष क्या होगा। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मान लेते हैं ये लेंस है। अगर लेंस है तो इसमें दो केंद्र होगा, C1 और C2। इन्हीं C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है प्रकाशिक केंद्र की। तो सुनना मेरी बात, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इस लेंस के बीच में, इस लेंस में एक ऐसा बिंदु होगा जहां से आने वाली किरणें वो सीधे निकल जाएंगी, उसका कोई परावर्तन उसका कोई अपवर्तन ही नहीं होगा, उसे हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। तो इसका मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे है ये, और प्रकाशिक केंद्र को P से लिखते हैं। इसका भी मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र कहाँ है, यहाँ पे, ये, इसको हम P से लिखते हैं। अब इसके बाद आती है फोकस की। तो फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, अगर ये है मान लेते हैं यहां से। अच्छा एक बात और बता दें, जो वक्रता त्रिज्या और जो हमारा वक्रता त्रिज्या होती है वह अब कहां से, इस प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है। क्योंकि भी आगे हम बताएंगे जो लेंस होता है पतला लेंस होता है और पतला लेंस में समस्त दूरियां कहां से, प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है। तो फोकस क्या होता है कि फोकस लेंस और वक्रता त्रिज्या के बीच का एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बीच में बिंदु है फोकस ये, तो इधर भी एक बीच में बिंदु होगा फोकस ये हो जाएगा, ये F1 है, ये हमारा F2 है। ऐसे ही इसमें ये मध्य बिंदु है F1, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, F2। अभी इसको F1 F2 करके ऐसे ही समझाए हैं। अभी आगे यहाँ जो अवतल लेंस है इसका F2 हम यहाँ पे कर देंगे और इसका F1 यहाँ से कर देंगे। कैसे, अभी आगे हम समझाएंगे इसको। उसके बाद बात आती है फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होता है कि प्रकाशिक केंद्र से यहाँ फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बस इतना ही। और अब देखते हैं इसके बारे में आगे। आइए अब हम फोकस के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। तो जो लेंस में फोकस होता है, अभी आपको बताए हैं दो फोकस होता है, एक को प्रथम फोकस कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। किसको प्रथम फोकस और किसको द्वितीय फोकस कहते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए जो प्रथम फोकस होता है वह मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहां से चलने वाली समस्त किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। या फिर जो बिंदु होता है वास्तविक या फिर आभासी बिंदु होता है जहां से चलने वाली समस्त किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मान लेते हैं ये कोई उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है और इधर C1 C2 होगा। अब यहां से मान लेते हैं ये है इसका F1, यानी यहां से चलने वाली किरणें क्या होंगी, यहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। वैसे ही इसमें देखें तो ये हमारा अवतल लेंस है। थोड़ा सा बात को ध्यान रखना यहाँ पे कि ये अपवर्तन के बाद क्या हो रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं। तो इसमें भी क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ही होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ही बता देते हैं, आपको समझने में सहूलियत मिलेगी। अब देखना
ये जो किरणें थी ये न जाने कहां से आ रही थी, न जाने कहां से आ रही थी। ये इस मुख्य अक्ष के किसी इधर बिंदु से नहीं आ रही थी, न जाने कहां से आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब इससे पूछा गया तो ये बताया कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये फोकस से होके गई है, यानी यहां से गई है। तो देखना, जो उत्तल लेंस होता है उसका f1 इधर होता है और जो हमारा अवतल लेंस होता है उसका f1 इधर होता है। ये है हमारा क्या, f1। ऐसे ही बात की जाए, f1 का मतलब मुख्य अक्ष है, सॉरी क्या है, प्रथम फोकस है। और अब बात की जाए किसकी, द्वितीय फोकस की, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो पहले क्या कहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, तो चला दीजिए, ये है मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के ये समांतर किरणें चल रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, अब लेंस है तो अवतल लेंस के उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ देता है ऐसे, ये तो ये होगा f2। वैसे ही इसमें भी होगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चली, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये करता है क्या है कि किरणों को फैला देता है, ये ऐसे फैला देता है। अब इधर ये किरणें इधर कहीं मिली नहीं तो क्या कराएंगे, इन किरणों को जबरन इधर मिलवाएंगे, यानी इधर आभास करवाएंगे। यहां पे मान लेते हैं इसका फोकस है यहां पे, यानी जो अवतल लेंस होता है उसमें द्वितीय फोकस इधर बनता है, ये रहा द्वितीय फोकस। अब बात आती है प्रथम फोकस दूरी की। प्रथम फोकस हो गया तो प्रथम फोकस दूरी की, द्वितीय फोकस है तो द्वितीय फोकस दूरी की। तो इसमें ये प्रथम फोकस है, तो प्रकाशिक केंद्र से उसके प्रथम फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रथम फोकस दूरी। और ये जो हमारा द्वितीय फोकस दूरी होगा, प्रकाशिक केंद्र से उसके द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, द्वितीयक फोकस दूरी। यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो हमारा द्वितीयक फोकस होता है या द्वितीयक फोकस दूरी होती है वही मुख्य फोकस दूरी होती है या फिर मुख्य फोकस होता है। अगर किताब में कभी भी ये लिखा मिलता है कि कोई अवतल लेंस है उसका फोकस दूरी ये है, तो हम किसको समझेंगे, ये वाला नहीं, प्रथम फोकस को नहीं। अगर किताब में लिखा है तो हमेशा हम किसको, इस द्वितीय फोकस को ही समझेंगे। तो यहां से दो बातें निकल के आती है क्या, कि जो हमारा उत्तल लेंस है, देखते रहना, उत्तल लेंस और जो हमारा है क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए जो मुख्य फोकस होगा या द्वितीयक फोकस होगा या द्वितीयक फोकस दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक। क्योंकि जो हम आपको इससे पहले बताए हैं कि सीधा क्या करेंगे, अगर चिन्ह का निर्धारण करना है तो हम अपने मेथड से क्या करेंगे, चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे और ये इसको हम मूल बिंदु मानेंगे। इधर से चलने वाली समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं, इधर चलने वाली ऋणात्मक होती है, ऊपर चलने वाली धनात्मक होती है और नीचे चलने वाली ऋणात्मक होती है। सेम टू सेम प्रोसेस आपको चिन्ह प्रपाटी में मिलेगा। तो ये प्रकाशिक केंद्र है, जो मूल बिंदु यहां पे इसको हम प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र से इधर वाला ऋणात्मक और इधर वाला धनात्मक, ऊपर वाला धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक। तो देखना यहां पे जो प्रथम फोकस है इसके लिए ऋणात्मक होगा, जबकि अवतल के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर यही बात की जाए मुख्य फोकस की या मुख्य फोकस दूरी की, तो उत्तल हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, जबकि अवतल में क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ये दोनों बातें याद रखना है आपको। चलिए अब हम आगे समझते हैं। आइए थोड़ा सा हम प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। जो प्रतिबिंब होता है, क्या होता है कि अपवर्तन या फिर प्रकाश के परावर्तन के बाद दो किरणें जहां पे वास्तव में मिले या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है दो तरीके का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है और जो आभासी होता है वह सीधा बनता है। आइए इधर देखते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम, क्योंकि अभी इसी नियम से हम क्या करेंगे, लेंस में समस्त प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहला नियम यह है कि लेंस होगा तो लेंस के सामने, अच्छा पहला नियम यह है कि प्रकाश की किरणों को हमेशा और हमेशा हम क्या करेंगे, बाईं ओर से डालेंगे, दाहिनी ओर से नहीं डालेंगे। पहला नियम यह है। उसके बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होके जाती हैं, इसको मान लेते हैं f1। और ये भी किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होके जाती हैं। ये हमारा f2 रहेगा, ये। और क्या होता है
कि फोकस से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो इधर भी फोकस से चलने वाली किरणें, चूंकि ये पहले सब चीज़ों को समांतर कर देता है, यानी पता नहीं कहाँ से आई रहती हैं, तो फोकस से होकर चलने वाली किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। और तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम यह है कि अगर उसके प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जाएगी तो वो सीधे निकल जाएगी, उसका कोई अपवर्तन नहीं होगा। यह है तीनों नियम। पहला नियम यह है कि अच्छा, इसमें F1 F2 आप लोग अपने से याद रखिएगा कि जो अवतल लेंस होता है उसका मुख्य फोकस इधर साइड होता है, इसलिए उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक में ली जाती है। जो उत्तल लेंस होता है उसका मुख्य फोकस या मुख्य फोकस दूरी किधर होता है, इधर साइड होता है, इसलिए इसका हमेशा क्या करते हैं, धनात्मक होता है। अब ये F1 F2 हम नहीं लिख रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं आपको क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो फोकस से जाएंगी, और इसमें क्या होगा, तो ये फैला देता है तो इसका आभास करवाएंगे इधर। और दूसरा है कि किसी बिंदु से उसके फोकस से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, तो ये समांतर ये न जाने कहां से चलने वाली किरणों को समांतर कर देता है, इसका मतलब इसका जो फोकस होगा इधर होगा। और है कि ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें क्या होती हैं, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती हैं। अब कंडीशन आती है कि लेंस से कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, इसको हम समझेंगे। लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनता है, आइए अब देखते हैं हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस से कितने कंडीशन हो सकते हैं प्रतिबिंब का बनना, उसको हम समझते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है उसके सामने एक बार अनंत पे रखेंगे, दूसरी बार अनंत और उसके केंद्र के बीच में रखेंगे, तीसरी बात है कि सी पे रखेंगे, चौथी बात सी और एफ के बीच में रखेंगे, पांचवी बात उसके प्रकाशिक केंद्र पांचवी बात उसके फोकस पे रखेंगे, और छठी बात उसके फोकस और कहां पे, प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे। अब 6 कंडीशन को एक एक करके हम समझते हैं। पहली कंडीशन ये है कि उत्तल लेंस है तो इसके सामने अनंत दूरी पे क्या किए हैं, कोई वस्तु रखे हैं। तो आपको पता है कि जो अनंत दूरी पे वस्तु रखी जाती है वो वहां से चलने वाली किरणें समांतर होती हैं, और यहां पे हम सभी वस्तु को इस लेंस के बाईं ओर रखे हैं, इससे पहले बता चुके हैं। तो यहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, ये ऐसे चलेंगी, और क्या होगा, अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाएंगी, ये ऐसे। तो यहां पे होगा इसका फोकस F। तो जो इमेज बनेगा कैसा बना है, F पर बना है, यानी इसके फोकस पे बनेगा। वास्तविक है क्योंकि किरणें वास्तव में मिली है। उल्टा, जो किरणें वास्तविक मिलती है उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और कैसा रहेगा, बिंदुवत या फिर बहुत छोटा रहेगा। यानी जब किसी वस्तु को अनंत पे रखेंगे उत्तल लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रखी गई हो, तो वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें चलेंगी। एक किरण चली ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, और जो समांतर जाती है वह फोकस से होके जाती है। एक किरण चलेगी इसके प्रकाशिक केंद्र से और सीधे जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारा फोकस से गया है अब, और ये मिला है। अच्छा, इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है, तो जो हमारा प्रतिबिंब बना है यहाँ पे रखे थे ऐसे, बना है ऐसे, यानी A' B'। तो देखिए इसको सीधा करके रखे थे, उल्टा बना है, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो F और C के बीच में बनेगा। वास्तविक रहेगा क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, उल्टा बनेगा क्योंकि आपको पता ही है, और वस्तु से छोटा बनेगा। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा रहता है। अब अगली कंडीशन है क्या, कि मान लेते हैं जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु उसके केंद्र पे रखी गई हो, लेंस के केंद्र पे हो, तो प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, और ये अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी, और एक इसके प्रकाशिक केंद्र से चलेगी, और ये जाके यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो किरण मिली है ये इसके सी पे ही मिली है यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखेंगे A B, तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा A' B'। इसकी खासियत क्या होती है कि जब लेंस के सामने उसके केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वो उसके केंद्र पे ही मिलता है, लेकिन लेंस के उधर ही रहता है, केंद्र पर मिलता है, वास्तविक रहता है क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछता है, कहता है कौन सा लेंस है जिसके उसके वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब रखने पर वक्रता केंद्र पर ही मिले, या फिर कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें वस्तु को रखने पर उतना ही बड़ा क्या होता है,
प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे भी घुमा घुमा के पूछेगा जवाब यही है, उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखेंगे तो इस उत्तल लेंस के दूसरी ओर या पर्दे की ओर वक्रता केंद्र पे ही उतनी ही बड़ी लेकिन वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आइए 3 कंडीशन और है, उसको अब हम समझते हैं। चलिए अब इधर देख लेते हैं। जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो ये क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस है, इसके एफ और सी के बीच में कोई प्रतिबिंब रखे हैं ए बी, कोई वस्तु रखा गया है ए बी। अब प्रतिबिंब बनने के लिए यहाँ से 2 किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर और ये इसके फोकस से होके जाएगी। मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ पे है, और एक क्या होगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और ये जाके यहाँ पे मिलेगी। मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पे है सी, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा इधर क्या होगा, इसके बीच अनंत होगा, यानी सी और अनंत के बीच क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये किरणें वास्तव में मिली हैं, किरणें वास्तव में मिली हैं तो वास्तविक होगा, और जो वास्तविक होता है उल्टा रहता है और कैसा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब बात आती है जब वस्तु को उसके एफ पे रखा जाए तो क्या होगा। जब वस्तु को उसके एफ पे रखा जाएगा तो एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और फोकस से होके जाएगी, और एक क्या होगा, उसके प्रकाशिक केंद्र से चलेगी और सीधे निकल जाएगी। ये दोनों किरणें क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, और माना जाता है कि जो किरणें आपस में समांतर हो जाती हैं वे अनंत पे जाके मिलती हैं, अनंत पे। तो इमेज जो होगा वो अनंत पे बनेगा। मिलती है मानी जाती है, मिलती है तो वास्तविक है, और क्या है, जो चीज वास्तविक होता है वो उल्टा रहता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब बात आती है अंतिम कंडीशन, और ये जो है ये मोस्ट है। उसमें सी पे रखा गया था, इससे पहले जब सी पे रखा गया था तो वो भी मोस्ट था। अभी इसमें देखते हैं कि उसके पी और कहां पे, एफ के बीच में रखा जाएगा। ये मान लेते हैं क्या है, इसका एफ है, और यहां पे अगर मान ले इसका केंद्र है तो ये अनंत पे, समांतर है तो अनंत पे मिलेगी। तो यहां से देखते हैं ये क्या है, इसका एफ और ये पी, सी इधर कहीं होगा, सी इधर कहीं होगा, मान लेते हैं अभी। अब यहां से एक किरण ऐसे चलेगी और ये फोकस से होके जाएगी ऐसे, और दूसरी किरण ऐसे चलेगी और ये निकल जाएगी ऐसे। ये दोनों किरणें अगर ध्यान से देखी जाए तो एक दूसरे से फैलती हुई जा रही हैं, आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। अगर किरणें ऐसे फैलती हुई जा रही हैं तो उधर आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। तो इन किरणों को मिलवाने के लिए क्या करते हैं, इधर आभास करवाते हैं, इधर साइड, और ये किरणें यहाँ कहीं आके मिलती हैं और प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे। आज प्रतिबिंब की स्थिति बदल गई है। अगर ए डैश बी डैश रखे हैं तो ठीक इसी के सामने, सॉरी ए बी रखे हैं तो ए डैश बी डैश बनेगा। ये जो है आभासी है क्योंकि इधर की किरणें आभास करती हुई मिली हैं, तो वस्तु अनंत, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु जहां पे वस्तु रखे हैं और अनंत इधर साइड, उधर ही साइड जिधर वस्तु है उधर के अनंत के बीच में कहीं भी बनेगा। आभासी है क्योंकि आभास की है, जो चीज आभासी होती है वो सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यानी 6 कंडीशन को हम देख लिए हैं कि उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए अब देखते हैं हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको समझाते हैं। तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब होता है 2 ही कंडीशन में बनता है। पहली दफा ये कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तब, दूसरी दफा ये कि जब वस्तु वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो, यानी अनंत के छोड़ के मुख्य अक्ष पर कहां हो, कहीं भी रखी गई हो, तब क्या होगा। तो यहां पे हम रखे हैं, ये क्या है, अवतल लेंस है। ये मान लेते हैं अनंत दूरी पे है, कोई वस्तु रखी गई है, तो अनंत से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, या अनंत से चलने वाली किरणें समांतर चलती हैं, आपको पता है। अब ये क्या होगा, अपवर्तन के बाद ये फैल जाएंगी और ये इधर फैल जाएंगी। अब दोनों को क्या करेंगे, जबरन इसके फोकस से मिलवाएंगे, ऐसा हमारा नियम कहता है। ये यहाँ पे तो जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, ये किरणें फैलती जाएंगे तो मिलेंगी नहीं, तो इनको क्या करेंगे, पीछे आभास कराते हुए मिलवाएंगे। तो ये जो किरणें होती हैं उसके फोकस पे आभास होती है, बिंदुवत होती है, तो फोकस पे जाके मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके एफ पर। और कैसा है, आभासी है, और कैसा है, सीधा। जो आभासी होता है वह सीधा होता है, और कैसा है, बिंदुवत है। और दूसरी बात यह है कि जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो, अनंत के छोड़ के मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखा गया हो, तो ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष है और ये अवतल लेंस है।
इसके अनंत पे छोड़ के कहीं भी रखे हैं वस्तु को, तो क्या होगा, यहां से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, थोड़ा सा लेंस बड़ा कर लेते हैं ऐसे, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये फैल जाएगी, और एक अब क्या होगा, एक इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधे निकल जाएगी, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणों का कोई अपवर्तन नहीं होता। अब एक किरण इधर भाग रही है, एक किरण इधर भाग रही है, दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे, इसको पीछे ले आएंगे, इधर साइड आभास करवाएंगे इधर, और ये जाके मिलेगा फोकस पे, और ये वाला भी पीछे ले आएंगे तो यहीं पे भी मिलेगा, और जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, अगर ए है इसको बी मान लें, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, लेकिन ए डैश बी डैश ये बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां पे बना है, प्रतिबिंब हमारा इस अवतल लेंस के P और उसके F के बीच में बना है। कैसा है, आभासी है, क्योंकि आभास किया है। और कैसा है, जो चीजें आभासी होती हैं सीधा होती है, और सॉरी बिंदुवत नहीं रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। एक बात याद करने की ये है क्या, कि जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा और हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटे बनाता है। इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। ये बिंदुवत बोले या फिर बहुत छोटा बोले, इसमें क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। देखिए जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस से हम वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब सीधा रहता है तो वस्तु से हमेशा बड़ा रहता है। और क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, छोटा रहता है, बराबर भी प्राप्त कर सकते हैं, और उससे भी छोटा, वस्तु से भी छोटा प्राप्त करते हैं। किसमें, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस में। लेकिन अगर बात की जाएगी अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में हमेशा और हमेशा सीधे मिलेगा। और क्या खासियत होगी, जो वस्तु होगी उस वस्तु से हमेशा और हमेशा छोटे रहेगा। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। आइए थोड़ा सा एक सूत्र है, इसको समझ लेते हैं। सूत्र क्या है कि लेंस होगा, जो लेंस है उसके भी, यू और एफ, ये चीज क्या होती है इसको बता देते हैं। मान लेते हैं ये लेंस है, लेंस से जो भी जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाती है, वस्तु रखी जाती है, तो उसके प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, उसको लिखते हैं यू से। और जहां पे प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पे, प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, उसको लिखते हैं भी से। तो यहाँ पे यू ये है, भी ये है, और यहाँ पे अगर ये वस्तु रखी गई यहाँ पे, तो इसके लिए यू ये होगा, और जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, तो इसके लिए भी ये होगा। और क्या है, इसके लिए जो मुख्य फोकस होगा या फोकस होगा ये होगा, और इसके लिए ये होगा। तो सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये होता है हमारा लेंस के फोकस, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच में संबंध। आइए अब समझ लेते हैं जो यफ होता है, यफ कैसा होता है। यफ उत्तल लेंस के लिए, दर्पण के लिए नहीं, दर्पण के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम, उत्तल लेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो उत्तल लेंस के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका फोकस, मुख्य फोकस उधर होता है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है, क्या, अवतल लेंस के लिए जो यफ होगा वो हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसका मुख्य फोकस इधर होता है। आइए बात करते हैं अब यू की। तो यू क्या होगा, हमेशा और हमेशा ऋणात्मक ही रहेगी, क्योंकि वस्तु जो होती है हमेशा बाईं ओर रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर से ही डाली जाती है। अब बात आती है भी की, किसकी, भी की। तो देखिए जो भी होता है, भी जब वस्तु कैसा हो, जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब आभासी बने, प्रतिबिंब अगर आभासी है तो उस समय भी का मान क्या होगा, माइनस वैल्यू होगी, ऋणात्मक होगी। क्यों, जब आभासी बनेगा तो इधर ही बनेगा। लेकिन दर्पण में यही जस्ट उल्टा होता था, दर्पण में उस साइड बनता था तो वहां पे पॉजिटिव लेते थे। अब बात आती है, और जब प्रतिबिंब क्या बनेगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसके लिए जो भी है वास्तविक होगा तो उधर बनेगा, तो भी हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इतनी बातें हैं, यू का मान, सॉरी भी का मान, यू का मान और यफ का मान। तो सूत्र में, इस सूत्र में जिसके बारे में जैसा कहेगा, जैसा होगा वैसा मान रखेंगे और क्या करेंगे, आंसर आराम से निकाल लेंगे। ये दो सवाल दिए हैं हम, एक है इधर, एक है इधर, दोनों सवाल दो तरीके के हैं, इसको हम समझते हैं। तो पहली दफा में यह कहा है कि किसी लेंस से 10 सेंटीमीटर
रखी 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी जो वस्तु है, मान लेते हैं कोई लेंस है यहाँ पे और इससे 10 सेंटीमीटर दूर पे कोई वस्तु रखी गई है, यानी यू का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, और इससे पहले हम आपको बताए हैं यू का मान हमेशा माइनस में होता है। और जो भी है प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पे बनता है, तो प्रतिबिंब जो होगा 20 सेंटीमीटर दूर पे होगा, लेकिन माइनस, क्योंकि आभासी बनता है। जब आभासी बनता है तो कोई भी लेंस होगा उसके इधर साइड ही प्रतिबिंब बनता है, तभी आभासी बनता है लेंस की कंडीशन में। और क्या है, कह रहा है दूर बनता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो एफ का मान पूछ रहा है, तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां से हल करेंगे तो 1/v का मान -20, और ये हो जाएगा आपका -1/u का मान -10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/-20 माइनस का 1/, प्लस का 1/10। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1/f बराबर आ जाएगा माइनस का 1/20 प्लस, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 20 है, 1/10 गुणे कर देंगे 2, गुणे कर देंगे 2, ये हो जाएगा 2, ये नीचे हो जाएगा क्या 20, तो सीधा यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्या 2/20। अब हर क्या हो गया, बराबर हो गया, तो 1/f बराबर माइनस का 1 प्लस 2/20, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/20। इसको पलटेंगे, ये भी पलट जाएगा, या फिर इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो f का मान क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और याद करिए उत्तल लेंस में होता क्या था कि अगर उत्तल लेंस में यहाँ उसके एफ और पी के बीच में जब कोई वस्तु रखते थे तो वो उससे दूर यहाँ पे कहीं इधर बनता था, यानी ये u का मान कम होगा जबकि v का मान ज्यादा होगा। वही इसमें दिया है क्या, u का मान कितना है 10 सेंटीमीटर और v का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। आइए अब इसको समझते हैं हम। इसमें कह रहा है कि किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। वही बात है, अगर 20 सेंटीमीटर रखा है तो u का मान 20 होगा, लेकिन माइनस के साथ, ऐसा क्यों, सब बातें हो चुकी हैं। और v का मान कितना होगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये भी क्यों, आभासी है, ये सब बातें हो चुकी है। तो पूछ रहा है f का मान कितना होगा, तो f का मान निकालने के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u करेंगे। अब 1/f बराबर 1/v का मान -10 सेंटीमीटर और माइनस का 1/u का मान -20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/-10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 गुणा इसमें 2 इसमें, हर बराबर हो जाएगा, जोड़ने में घटाने में सहूलियत मिलेगी। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का इस माइनस को ऊपर लिख दे रहे हैं, माइनस का 20 प्लस 1/20, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1/20। जोड़ेंगे घटाएंगे क्या आएगा, 1/f बराबर माइनस का 1/20, इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे, तो f का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन रुक जाइए, यहाँ पे ऋणात्मक आ गया। अभी हम बोले थे जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक में आती है, यानी ये अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेकिन इस माइनस से पता चल रहा है कि यह अवतल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इस प्लस से पता चल रहा है कि यह क्या है, उत्तल लेंस है। आइए अब हम देखते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। चलिए अब हम समझते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो जो लेंस होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ता है और फैलाता भी है। उत्तल लेंस मोड़ देता है और अवतल लेंस फैला देता है। तो किरणों को मोड़ने या फैलाने की क्षमता को ही क्या कहेंगे, हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से लिखा जाता है। यदि लेंस प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ रहा है या फिर अधिक फैला रहा है तो उसकी क्षमता अधिक होगी। और क्या कहते हैं, अगर अधिक फैला रहा है या अधिक मोड़ रहा है तो उसकी क्षमता अधिक होगी, और कम फैला रहा है, कम मोड़ रहा है तो उसकी क्षमता कम होगी। कौन अधिक मोड़ेगा इसको पता करते हैं। एक है पतला लेंस और एक है मोटा लेंस। एक पतला लेंस है, एक मोटा लेंस है। ये जो पतला लेंस है ये प्रकाश की किरणों को कम मोड़ रहा है। कम मोड़ने का मतलब कुछ दूरी पे मोड़ रहा है। और एक लेंस है और ये प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ रहा है, और ये जो लेंस है मोटा है।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पतला लेंस होगा तो प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा। कम मोड़ने का मतलब यह है कि ज्यादा दूरी पे मोड़ेगा, और जो हमारा मोटा लेंस होगा वो प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ेगा, यानी कम दूरी पे क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा। तो देखना, जो समांतर चलती है फोकस पे होके जाती है और यहां भी फोकस पे होके जाएंगी। तो अगर ये पतला लेंस है तो इसकी क्षमता कम है, यानी बहुत दूर मोड़ रहा है, और ये जो लेंस है मोटा है, इसकी क्षमता ज्यादा है, यानी पहले मोड़ दे रहा है। तो इससे सूत्र निकलता है क्या, कि जो क्षमता होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकस दूरी के। अगर क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगी तो फोकस कम होगा, और क्षमता कम होगी तो फोकस ज्यादा होगा। जैसे पतले लेंस की क्षमता क्या होती है, कम होती है। ये पतला लेंस है और ये क्या है, मोटा है। पतले लेंस की क्षमता कम होती है, प्रकाश किरणों को कम मोड़ता है, कम का मतलब दूर पे मोड़ता है, और मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होती है तो प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ता है, ज्यादा का मतलब कम दूरी पे मोड़ता है। यानी इसका फोकस इधर होगा और इसका फोकस यहाँ पे होगा, तो इसमें संबंध निकलता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल F। अब यहां से इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे n, और ये होगा आपका F। उसके बाद प्रयोगों द्वारा पता किया गया जो n है उसका एक मान होता है। n क्या है, अपवर्तनांक है उस माध्यम का। तो हमारा P क्या आएगा, 1/F। लेकिन कब, जब F का मान मीटर में रहेगा तब। अब अगर यही सेंटीमीटर में, समस्त फोकस सेंटीमीटर में हो तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, और नीचे F, इसका मान कब, जब फोकस का मान क्या हो, सेंटीमीटर में दिया गया हो। तो यहां से देख लेते हैं, जो हमारा लेंस होता है, लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या होता है लेंस की क्षमता का। तो जो मात्रक होता है, एक होता है ये एमकेएस पद्धति वाला लेंगे, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स करके, मीटर इनवर्स होगा, और इसी को कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। ये वाला बहुत कम मिलेगा और ये बहुत ज्यादा मिलेगा। तो कभी कभी ये मिल सकता है कि 1/मीटर है या फिर मीटर इनवर्स है, लेकिन मैक्सिमम मिलता है डायोप्टर। तो जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आइए इस क्षमता में एक छोटी सी बात जान लेते हैं। पहली बात ये कि जो डायोप्टर होता है, जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और इसको डी से लिखते हैं। तो जो हमारा लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसका जो फोकस होता है धनात्मक होता है, तो इसकी जो क्षमता आएगी हमेशा धनात्मक में आएगी। और जो हमारा अवतल लेंस होता है, इसकी जो क्षमता फोकस होती है ऋणात्मक होती है, तो इसकी जो क्षमता आएगी वह ऋणात्मक आएगी। अगर यही बात करें समतल के लिए, तो समतल में एक बार बात हो चुकी है क्या, कि r का मान हमेशा अनंत होता है, तो फोकस भी अनंत होगा, तो उस समय क्षमता का मान 0 हो जाएगी, यानी प्रकाश की किरणों को ना तो फैलाएगा ना तो मोड़ेगा। और एक होता है क्या, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस हम उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ देना। तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। तो देखते रहना, अगर इधर से मोड़ रहा है तो ये है प्रकाश की किरणों को मोड़ दिया, अगर उधर से प्रकाश डालेंगे तो उधर से भी ऐसा रहेगा। तो इसका जो प्रतीक होता है कुछ इस तरीके का होता है। और जो अपसारी लेंस होता है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो जो हमारा अवतल लेंस होता है वह क्या होता है, अपसारी लेंस होता है, और ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, यानी इधर फैला देगा, इधर फैला देगा, या फिर उधर से करेंगे तो इधर फैला देगा, इधर फैला देगा। तो इसका प्रतीक जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। आइए अब समझ लेते हैं रेखीय आवर्धन, या इसको आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन क्षमता को यम से लिखते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है इंग्लिश में। तो जो यम होता है क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये मान लेते हैं क्या है, कोई लेंस है, इसके सामने इतनी लंबी कोई वस्तु रखे हैं, और यहाँ पे इतनी लंबी कोई वस्तु प्रतिबिंब बनी है, यानी ये जो प्रतिबिंब बनी है इसकी लंबाई बटे ये जो वस्तु है इसकी लंबाई का अनुपात हमारा क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है। इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई जितनी सेंटीमीटर या मीटर में आएगी, अगर वस्तु की लंबाई भी जितनी सेंटीमीटर या मीटर में होगी तो कट जाएगा, तो इसका मात्रक कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद अगली बात लिखे हैं, यदि प्रतिबिंब का मान बड़ा होगा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी होगी वस्तु की लंबाई से, तो उस समय जो रेखीय आवर्धन होगा उसका मान 1 से ज्यादा होगा। कैसे, अगर इसका मान ज्यादा है इससे, तो उस समय इसका मान क्या होगा, 1 से अधिक आएगा। उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई अगर छोटा है वस्तु की लंबाई से, तो यम का मान 1 से कम आएगा। और अगर प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो जाएगी वस्तु की लंबाई के,
तो हम जो हमारा यम होगा उसका मान 1 आएगा। एक बात और है क्या, जो रेखीय आवर्धन होता है यम बराबर होता है v बटा u, ये है लेंस के लिए, और अगर बात करें दर्पण के लिए तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। उसके बाद है क्या, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या करता है, कभी प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, कभी छोटा, कभी बराबर बनाता है। यानी उत्तल लेंस के लिए यम का मान 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम भी होगा और 1 के बराबर भी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कहेगा किस लेंस के लिए यम का मान तीनों हो सकता है, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या करता है, वस्तु का हमेशा और हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका मान हमेशा 1 से कम ही होगा। और बात आती है समतल की, तो समतल के लिए क्या होगा, यम बराबर 1 होता है, यानी समतल वैसे प्रतिबिंब बनाता है। ये बात हुई थी समतल दर्पण में। यहां से देख लेते हैं यम का चिन्ह। तो यम का जो चिन्ह होता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसके लिए यम का मान माइनस आएगा, और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उसके लिए यम का मान प्लस आएगा। ऐसा क्यों, हम समझा दे रहे हैं। अभी बताए हैं जो यम होता है, प्रतिबिंब की लंबाई ये यच डैश बटे वस्तु की लंबाई ये यच, मान लेते हैं ये यच है और ये क्या है, यच डैश है। तो इसके अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पे खतरा है। क्या, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के नीचे अगर तालाब में कूदेंगे तो क्या होगा, उसका मान ऋणात्मक रहेगा। ये मुख्य अक्ष है, अगर आसमान में कूदेंगे तो क्या होगा, इसका मान धनात्मक रहेगा। यानी ये प्रतिबिंब वास्तविक बनी है तो वास्तविक के लिए ये ऋणात्मक होता है। अगर बात की जाए आभासी के लिए, तो आभासी यहाँ पे बनता है या फिर यहाँ पे बनता है, तो आज दोनों धनात्मक है तो आभासी के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए 2 सवाल है यहाँ पे। पहला सवाल ये है कि एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक बनता है, तो आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करो। वास्तविक बनता है तो पहले ये पकड़ते हैं, लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। यू का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यू हमेशा ऋणात्मक होता है। उसके बाद क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पे बन रहा है, भी का मान 20 सेंटीमीटर दूर पे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और जो चीजें वास्तविक बनती है उधर बनती है, यानी इसका मान धनात्मक रहेगा। तो आवर्धन क्षमता का मान पूछ रहा है, यम बराबर क्या होगा, तो यम बराबर भी बटा यू। तो भी का मान 20 और u का मान माइनस का 10। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, इससे ये कट जाएगा तो आएगा कितना, यम बराबर माइनस का 2। ये है आपका रेखीय आवर्धन, जहां ये बता रहा है माइनस क्या, कि प्रतिबिंब वास्तविक है। और इधर देखते हैं हम, अच्छा ये जो यम है 2 आया है, 2 का मतलब ये है कि 2 गुना बड़ा बना है। इधर है क्या कि एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी u का मान दिया है, u का मान दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, u का मान हमेशा माइनस ही होता है। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यानी h वस्तु की लंबाई, जो लेंस होता है यहाँ पे रखते हैं ए बी, तो इसकी लंबाई मान लेते हैं कितना है, h है। यानी वस्तु की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक बन रहा है, यानी भी का मान 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, लेकिन यह धनात्मक रहेगा क्योंकि वास्तविक बन रहा है। तो कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका मान कितना होगा। तो आपको पता है क्या, जो यम होता है वह भी बटा यू होता है। यही यम क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश बटे वस्तु की लंबाई बराबर भी बटा यू होता है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। एच डैश का मान कितना है पता नहीं, यही पूछ रहा है। एच डैश बटे एच का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रख दिए हैं। और क्या है, अच्छा जो एच है ये हमेशा धनात्मक में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसे रहती है। उसके बाद क्या है कि जो भी है, भी का मान क्या है, धनात्मक है 30, और जो हमारा u है, u का मान ऋणात्मक है माइनस का 10, इससे यह कट जाएगा तो एच डैश का मान कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर, माइनस का 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस रहेगा। जहां माइनस ये बता रहा है कि वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा का मतलब जरा ध्यान से समझना, जब वस्तु को इधर रखते हैं तो उधर बनता है तो उल्टे बनता है, तो वही यहाँ पे माइनस बता रहा है क्या, कि वस्तु उल्टी बनी है। तो 2 तरीके के सवाल दोनों को हम अच्छे से कर चुके हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही।
अगर हाँ हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बाकी अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं।